नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, देश की जानी मानी चर्चित आईपीएस अधिकारी रही किरण बेदी विवादों के घेरे में आ गई है। और दरअसल एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, एक खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट की वजह से वो विवादों के घेरे में आई है। खोजी पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट करने वाली दो एजेंसियां, द न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री, इन दोनों ने एक ऐसी रिपोर्ट की है जिसने उन तमाम परतों को सामने लाकर रख दिया है, जिसके बाद उन लोगों को निश्चित तौर पर गहरा आघात लगेगा, खासकर इस देश की लड़कियों को, जिन्होंने लंबे समय से इस देश में किरण बेदी को एक रोल मॉडल के तौर पर देखा। एक ऐसी रोल मॉडल आईपीएस अधिकारी जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन प्रधानमंत्री है और कौन गृह मंत्री है। दिल्ली के एक बाजार की पार्किंग में खड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान करने वाली किरण बेदी, तब उस जमाने में किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाता था। वो किरण बेदी एक ऐसे मामले में इस रिपोर्ट में सामने आई है, कम से कम उनका वो चेहरा लोगों को देख करके तो बड़ा अजीब लगेगा कि क्या यह वाकई वही किरण बेदी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर यह बात कह रहा हूं और उस रिपोर्ट की बातों को ही आपके साथ साझा कर रहा हूं। अन्ना आंदोलन के दरमियान सबने किरण बेदी को देखा। दिल्ली की सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने उन्हें बनाया, उन्हें भी देखा। और अन्ना आंदोलन के दरमियान जिस तरह से संसद में शरद यादव ने बिना नाम लिए, एक पुलिस अधिकारी है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, वो हमारी पगड़ी उछाल रही थी, हम पगड़ी उछालने पर उतर जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये बात शरद यादव ने संसद में किरण बेदी को इंगित करते हुए अन्ना आंदोलन के दरमियान कही थी। लेकिन अब दो मीडिया संस्थानों ने खोजी रिपोर्ट की है। मैं फिर कह रहा हूं कि पगड़ी उछालने का काम इसे हम नहीं कर सकते। वो हमारी पत्रकारिता के हिस्सा है। पत्रकारिता की टीम में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स आजकल जो बंद हो गई है, और इस कला को जीवंत रखना पत्रकारिता को जीवंत रखने जैसा है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इतनी बड़ी रिपोर्ट लाई है, बधाई के पात्र तो वो है ही, क्योंकि जो रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री ने की है, जो रिपोर्ट द न्यूज मिनट ने उनके साथ मिलकर की है, जरा उसकी परतों को देखेंगे तो कई बातें साफ हो जाएगी। भारत में महिला अधिकारों के लिए सबसे बड़ी वकालत करने वाले लोगों में से एक गिनी जाने वाली किरण बेदी अपनी बेटी की जासूसी करा रही थी। जी हां, किरण बेदी अपनी बेटी सायना की जासूसी करा रही थी। कोई सोच सकता है कि नागरिक स्वतंत्रता की पैरोकारों में गिनी जाने वाली किरण बेदी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा रही किरण बेदी, अपनी बेटी की जासूसी करा रही थी। दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी 4 महीने तक फोन टैपिंग से लेकर के प्राइवेट एजेंसियों की मदद से उस जासूसी में लगे हुए थे। यानी एक निजी काम में, व्यक्तिगत काम में दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किरण बेदी इस रूप में कर रही थी। उस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद जो लब्बो-लुआब सामने आया है, उसे संक्षेप में आपके सामने मैं रखता हूं कि मामला दरअसल 2003 का है। किरण बेदी की बेटी और दिल्ली के एक होटल व्यवसायी गोपाल सूरी, इन दोनों के बीच बेहद नजदीकी संबंध थे। और इन्हीं की जासूसी के लिए यह पूरा खेल हुआ था। बताया जाता है कि किरण बेदी का नाम, उनकी प्रोफाइल जितनी बड़ी थी, उस प्रोफाइल का इस्तेमाल ये दोनों मिलकर एक कथित वीजा घोटाले में कर रहे थे। यानी अवैध रूप से कथित तौर पर बाहर भेजे जाने के मामले में, जिसे किरण बेदी की मानती थी कि यह एक मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा काम है, यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पुलिस अधिकारी का काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किसी भी मामले को एक्सपोज करना और सजा दिलाना। जब इस्तेमाल हुआ तो सवाल उठता है, इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या किरण बेदी की बेटी का मामला था इसलिए एफआईआर नहीं हुआ? जब कथित रूप से जासूसी कराई गई, जब दिल्ली पुलिस की टीम का इस्तेमाल हुआ, अधिकारियों का इस्तेमाल हुआ, तो एफआईआर तो होनी चाहिए थी, वरना इस जांच का क्या फायदा? वही हुआ। इस पूरे मामले में 4 महीने तक फोन टैपिंग से लेकर सब कुछ हुआ। तमाम बातें, कई सारे लीक्स और ईमेल्स भी द न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में साझा किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ये तमाम चीजें हैं, जिसमें ईमेल्स भी हैं,
कुछ कन्वर्सेशंस भी हैं और तमाम चीजें हैं। सवाल यह है कि किरण बेदी भारत के संवैधानिक दायरे में आईपीएस थी या व्यक्तिगत मामला सामने आ गया। 2011 के बाद और खासकर 2013 के बाद देखें तो यूपीएससी की एग्जाम में जिसके तहत आईएएस और आईपीएस चुने जाते हैं, उसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी का पेपर ऐड किया गया। उसके पहले जब किरण बेदी आईपीएस चुनी गई थी तब एथिक्स और इंटीग्रिटी का पेपर ऐड नहीं किया गया था, लेकिन मसूरी से लेकर हैदराबाद तक, पुलिस एकेडमी से लेकर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान तक, हर जगह एथिक्स और इंटीग्रिटी की ट्रेनिंग दी जाती रही। क्या यही एथिक्स और इंटीग्रिटी है? क्या यही संविधान के प्रति और इस देश के सिस्टम के प्रति जवाबदेही का नमूना है, जिसमें किरण बेदी या कोई भी आईपीएस अधिकारी अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल करे और देश के लिए कोई बेहद संगीन मामला सामने आए तो उस पर कोई एफआईआर और कोई जांच आगे ना हो, दोषियों को सजा नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हो कि उनकी बेटी किसी तरह इस मामले से, इस चंगुल से बाहर निकल जाए, इस दायरे से बाहर निकल जाए और फिर पूरे मामले को इस वजह से रफा दफा कर दिया जाए। कम से कम द न्यूज मिनट और द न्यूज लॉन्ड्री की साझा रिपोर्ट को देखने के बाद यही लगता है कि रफा दफा करने की नीयत से जासूसी प्रकरण का काम किया गया। पहली बात यह है कि जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है, न्यायालय के आदेश से, सरकार के आदेश से, गृह मंत्रालय के आदेश से यदि बेहद वाजिब है तो कहीं ना कहीं देश हित में ऐसे कामों को भारत के संवैधानिक दायरे में करने के लिए स्वतंत्र है। स्वाभाविक है कि वो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें इस तरह का काम करने के लिए और खास करके जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल आता है तो उन्हें ऐसे मामलों को देखने के लिए पर्याप्त अधिकार मिले हुए। लेकिन ये अधिकार उस मामले को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिले हैं या रफा दफा करने के लिए मिले हैं? यह सबसे गंभीर सवाल है। और इस सवाल के दायरे को यदि देखने की कोशिश करें तो लोगों को धक्का इसलिए लगता है क्योंकि किरण बेदी के साथ जो ब्रांड जुड़ा हुआ है, जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जीके की किताबों में कश्मीरी गेट में बस स्टैंड में मिलने वाली जो 5 रुपए वाली जीके की किताब होती है, हालांकि आजकल मुद्रास्फीति के दौर में उसकी कीमत भी बढ़ गई होगी, उसमें 2-3 सवाल पक्के होते थे। बस स्टैंड में जो जीके की वन लाइनर किताबें मिलती हैं, 2-3 सवाल आपको उसमें पक्के मिलते थे। सवाल क्या होते थे? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो किरण बेदी, लॉर्ड्स मैदान पर 3 सेंचुरी मारने वाले क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर, लगातार 3 सेंचुरी, इस तरह के सवाल उसमें होते थे। तो उस तरह के सवालों में के माध्यम से देश के कस्बे कस्बे तक, इंदिरा गांधी के बाद यदि इस देश के अंदर किसी महिला का नाम गांव गांव और कस्बे कस्बे तक आजाद भारत के दौर में पहुंचा तो उसमें किरण बेदी का नाम लिया जाता है। लेकिन किरण बेदी के साथ ये सब मामले जुड़ेंगे, भला किसने कल्पना की थी? दिल्ली पुलिस में बतौर अधिकारी उनकी भूमिका सिर्फ इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान करने, क्रेन से गाड़ियां उठाने तक ही सीमित नहीं था, और भी तमाम काम थे। चंडीगढ़ में उन्होंने काम किया, तिहाड़ जेल में उन्होंने काम किया, दिल्ली के अंदर रिटायरमेंट के बाद सोशल वेलफेयर के लिए भी उनके काम चलते रहे, अन्ना आंदोलन में उन्होंने काम किया, राजनीति में उन्होंने पौंडीचेरी के, जो पुडुचेरी कहा जाता है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी उठाई और दिल्ली में बतौर सीएम कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली की विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव हार गई, लेकिन इस देश की जनता ने और कम से कम इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उनकी ब्रांड को, उनकी प्रोफाइल को इतना बड़ा माना, तभी जाकर सीधे पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद उन्हें सीएम कैंडिडेट बना दिया गया। कितने लोगों को नसीब होता है इस तरह की चीजें? आज 22 साल बाद जब 2003 का मामला एक खोजी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रहा है तो ये लोगों को चौंकाने वाली घटना लग सकती है। लेकिन यदि इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें और बहुत सारे तथाकथित ईमानदार लोगों की आप सूची बनाने चले और जब उनके बारे में दूसरी परतें खुलने लगती है तो वो सारी ईमानदारी, सारे एथिक्स, सारी नैतिकता एक झटके में हवा होने लगती है। एक चेहरा जो बाहर दिखता है और एक चेहरा जो अंदर छुपा कर रखा जाता है। इन दोनों चेहरों के बीच में इस देश की भोली भाली जनता आम तौर पर, मोटे तौर पर कहें तो आइकॉन की छवि, आदर्श की छवि देखना शुरू कर देती है।
लेकिन वो आदर्श की छवि क्या इस तरह की होगी कि बेटी की जासूसी, और जासूसी में जब ऐसा मामला सामने आएगा 5-5 अधिकारी डिप्यूट किए जाएंगे, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी तक को लगाया जाएगा, और जब मामला सामने आएगा कि यह मामला मानव तस्करी से कथित रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इस मामले के बाद कोई एफआईआर नहीं होगी और मामले को रफा दफा करने में पूरी ताकत लगा दी जाएगी। वरना सोचिए, इसी दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी। नरसिम्हा राव के जमाने में कांग्रेस पार्टी के एक नेता का नाम आ रहा था। मामला क्या था? नैना साहनी तंदूर कांड। दब गया क्या? सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी। जेसिका लाल का मामला आया, दब गया क्या? मानव ट्रैफिकिंग के तमाम मामले आए देश में, दब गए क्या? यह मामला कैसे दब गया? सबको आश्चर्य हो रहा है। लेकिन द न्यूज लॉन्ड्री ने और द न्यूज मिनट ने इस मामले को जो सामने आया है, उम्मीद है आगे भी और बड़े खुलासे इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते जाइए। हमारी दर्शकों से अपील जरूर है कि इस देश में आम तौर पर चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, कम से कम किसी को भी आइकॉन बनाने के पहले तमाम परिस्थितियों पर एक नजर डाल लें। वरना इस देश में फकीरी का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन फकीरी के दावे में कितना दम है, ये झोले को देख करके लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि फकीरी के दावे में कितना दम है। बहुतों ने फकीरी का दावा किया, बहुतों ने आदर्शवाद का चोला ओढ़े रखा, और बहुतों ने आदर्शवाद के बीच आइकॉन बनने की, फैन फॉलोइंग बनाने की मानसिकता के साथ इस देश में ब्यूरोक्रेसी का, पुलिसिंग का वो एक रॉबिनहुड वाला अंदाज लेकर के सामने आए जो अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी कैसा होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया कि तस्वीर उससे अलहदा है। लेकिन न्यूज रिपोर्ट, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट और द न्यूज मिनट्स की रिपोर्ट, ये कम से कम इस मामले में अलहदा नहीं हो सकती जिस मामले में आप देखने की, जिस चश्मे से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।